मैं क्या कह रहा हूं, प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, नंबर 1. नंबर 2, रिफॉर्म्स इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. 2002 में जब इलेक्शन कमीशन ने उसको ग्रीन सिग्नल दिया तो 2002 में वीवीपैट नहीं था, 2004 में नहीं था, बाद में वीवीपैट आया है. और वीवीपैट में भी कोई अगर कोई सुधार करने की जरूरत है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में दें. नहीं, now I'm not going to. Ji, please let us conclude. We are already running late. Please take this. The election commission decided that 5% of EVM and VVPAT result would be compared. 16,000 machines of VVPAT have been matched. Not a single mismatch has come out. और क्या चाहिए आपको? अब आप ही बताइए कि आपके पोलिंग एजेंट जब ईवीएम को स्टार्ट करते हैं तो उस समय उसको एक बार चेक करते हैं कि नहीं करते हैं, वहां साइन करते हैं कि नहीं करते हैं. सारे दिन के इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद जब उसको हम सील करते हैं तो उस समय आप चेक करते हैं कि नहीं चेक करते हैं. चेक करने के बाद फिर उस पर आप साइन करते हैं कि नहीं करते हैं. तो आप पोलिंग एजेंट्स ये सब कुछ करने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि 10 स्टेट्स में 2009 में फॉर टैंपरिंग एक चैलेंज इलेक्शन कमीशन ने दिया. नो वन कुड टैंपर विद देम, नो वन. उसी तरीके से 2017 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ईवीएम उनके ऑफिस में 3 दिन तक रखा हुआ है एंड इनवाइटेड टू हैक देम. Sir, now I am not yielding because I am speaking facts. Please, hack them. They did not go. Nobody went there. उसी तरीके से ECI ने डिसाइड किया कि 2017 में इलेक्शंस वुड बी कंडक्टिंग ईवीएम्स विथ वीवीपैट, और वो हम उसके साथ कर रहे हैं. अब ये जो हम कहते हैं कि हम आपके जमाने में क्या था, बैलेट बॉक्स, आप लोग वापस जाना चाहते हैं बैलेट बॉक्स पर, लाए भी आप ही. अब आप बैलेट बॉक्स पर वापस जाने की बात करते हैं, क्यों करते हैं? जिसके बारे में सुरेंद्र नागर जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि कृपलानी के साथ बैलेट बॉक्स में क्या हुआ. हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी के चुनाव में क्या हुआ, उसको भी हम छोड़ दें. तो ये जो हमारे बीडी टंडन जी ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो उन्होंने जो अपने वक्तव्य में इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा है, वो वहां क्या हुआ, और उसको भी छोड़ दीजिए. मैं तो बिहार के चुनाव देखता रहा हूं, कैसे बैलेट बॉक्स गायब होते थे और कैसे लाइटें बुझती थी और कैसे बॉक्स के बॉक्स गायब हो जाते थे. ये सब हमने देखा है. क्या हम उसी लालटेन एज में जाना चाहते हैं या हम डिजिटल इंडिया में जाना चाहते हैं? और इसीलिए ये जो बहाने हैं, कभी ईवीएम कभी वीवीपैट, मुझे लगता है कि इसमें से हमको निकलना चाहिए. और अभी तक मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, सिंस 2014 इलेक्शन कमीशन हैज नॉट रिसीव्ड अ सिंगल सजेशन फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी. एक मिनट, आगे मैं पढ़ रहा हूं, आगे. They went on ECI and held press conferences, but those were regarding the election disputes, not electoral reforms. आप करेक्ट कर दीजिएगा. आप यहाँ आप ऑथेंटिकेट कर दीजिए. पर मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, इन्होंने इलेक्शन के प्रोसेसेस पर प्रश्न खड़े किए हैं, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म्स पर एक भी मेमोरेंडम इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया है. ये भी हमको स्पष्ट नहीं. देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगा, हमें अपने रास्ते सुधारने चाहिए. अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचपन में हमारे कुछ विद्यार्थी साथी होते थे, थोड़े पढ़ने में कमजोर होते थे, तो वो परीक्षा आने के पहले ही हल्ला करने लगते थे
ये टीचर हमारा विरोधी है, ये हमको मानता नहीं है, ये हमको फेल कर देगा। ये फिर जब एग्जामिनेशन होता था, क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस था, हमको तो टाइम ही नहीं दिया गया, हमसे तो पेपर ही पहले ले लिया गया, हमें तो अंदर घुसने में भी एडमिट कार्ड फंसा दिया गया। ये सब देखा है ना हम लोगों ने, वो होता है कि नहीं होता है। आज हमारे फिसड्डी राजनीतिक पार्टी के दृष्टि से अब यही सारे बहाने ढूंढ रहे हैं। एक कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़। एक कहावत है, अ बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। और इसीलिए अगर हम इन सारी चीजों को देखें, अब आपने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपने क्यों नहीं रखा। आपने जब से आजादी आई तब से 73 वर्ष तक तो आपके प्रधानमंत्री जी ही एक फाइल पर साइन करके इलेक्शन कमिश्नर बनाते रहे, एक इलेक्शन कमिश्नर बनाते रहे। पीएम वुड सेट द फाइल टू द प्रेसिडेंट और वो इलेक्शन कमिश्नर बन जाता था। और 1989 में ईसीआई में जब मल्टी मेंबर हुए, और वह भी इसलिए हुए मल्टी मेंबर क्योंकि आपके इलेक्शन कमिश्नर ने बात सुननी बंद कर दी, तो आपने मल्टी मेंबर कर दिया। चलो अच्छी बात है, आपने मल्टी मेंबर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई कानून बनना चाहिए, और वह कानून लंबी प्रक्रिया के बाद, और उसमें उस समय कहा गया कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चेयरमैनशिप में तब तक काम चलेगा। और लंबे चर्चा के बाद 2023 में यह कानून बना। कब बना? 2023 में। कौन थे प्रधानमंत्री, कौन है प्रधानमंत्री? तो यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपने कहा सीसी फुटेज 45 डेज में ही के बाद क्यों डिस्ट्रॉय कर देते हो? 45 डेज के बाद बड़ा सिंपल सी बात है कि कोई भी इलेक्शन के बाद उसके लिए जिरह करने का, अपील करने का, उसके खिलाफ कोर्ट में जाने का, उसकी अवधि रिजल्ट निकलने के 45 दिन बाद है, 45 दिन बाद तक है। 45 डेज के बाद आप किसी कोर्ट में किसी इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते। इलेक्शन पिटीशन को जब आप चैलेंज नहीं कर सकते तो उसका रिकॉर्ड रखने का इलेक्शन कमीशन का क्या उद्देश्य है? लेकिन आपने ऐसा वातावरण बनाया, 45 डेज के बाद रिकॉर्ड नहीं रखना इलेक्शन कमीशन, जैसे इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत बड़ा कुछ छुपाने का प्रयास कर रहा है। जिस जिस जगह पर इलेक्शन पिटीशन होता है उसके रिकॉर्ड को सेव करना ये इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको वो पूरा करते हैं। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसीलिए इस तरीके के आरोप लगाना, और उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा गया है, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, इट इज एन इंटरनल मैनेजमेंट। ये उनका इंटरनल मैनेजमेंट है, और सीसी फुटेज को भी रखना 45 डेज तक वो उसको रखते हैं, और उसके बाद वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी क्यों दी? इम्यूनिटी क्यों दी? ये लॉ 2003 में बना, और जिसने, एंड वी हैव नॉट इंक्रीज द इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी थी, जो पहले थी, वही इम्यूनिटी कंटिन्यू कर रही है। हां, आपने तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी को बैक डेट से इम्यूनिटी दे दी थी, बैक डेट से। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में श्रीमती इंदिरा गांधी के इलेक्शन को चैलेंज जो राजनारायण जी ने किया था, उसके खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया था। कोर्ट ने फैसला देने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आए थे, और सुप्रीम कोर्ट में आने के साथ साथ वहां आपने, अलग बात है कि आपने 3 सिटिंग चीफ, एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, 3 सिटिंग जजेस को आपने सुपरसीड करके चौथे को आपने चीफ जस्टिस बनाया और अपने पक्ष में फैसला लाया। और इसी पार्लियामेंट से आपने प्राइम मिनिस्टर को किसी भी कानून के तहत इम्यूनिटी दिलाने का काम, और वह भी इम्यूनिटी बैक डेट से इम्यूनिटी दिलाने का काम किया। आज आप इलेक्शन कमीशन के इम्यूनिटी पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। यू आर क्वेश्चनिंग द इम्यूनिटी, और ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में इम्यूनिटी दी रही हुई है, 2003 में दी है, आपने दी है। देखिए, मैं फिर कहूंगा
और इस बात को आप ध्यान में रखें, आप 58 साल से तमिलनाडु में आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। आपके पांव जो खिसके 58 साल पहले वो वापस जमे नहीं। दिल्ली में आप 12 साल से सरकार में नहीं है। वेस्ट बंगाल में आप 48 साल से सरकार में नहीं है। बिहार में आप 35 साल से, मेरा तो बचपन गुजरा है बिहार में, आप ही की सरकार बनती थी, हमने देखा है। और उस समय जॉइंट बिहार होता था, झारखंड अलग नहीं होता था। 200, 250, 300 सीट्स जीत करके आप आते थे। आप 35 साल से बिहार में नहीं आए। उत्तर प्रदेश में आप 35 साल से नहीं आए। यह अलग बात है कि 35 साल बाद एक मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बना है तो वो भारतीय जनता पार्टी का बना है, ये हमको। आप गुजरात में 35 साल से नहीं आए हैं। झारखंड में तो कभी आप अपने दम पर सरकार बना ही नहीं पाए। उड़ीसा में आप 25 साल से नहीं आए हैं। केरला में भी आप 2011 से बाहर हैं। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अपनी समस्या को समझिए और समस्या से इधर उधर डाइवर्ट करने से नतीजे नहीं आने वाले हैं। और इसीलिए आप इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चर्चा चाहते हैं, मैं कहूंगा आप बाकायदा इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर पूरी लिस्ट भेजिए। और मैं उनकी तरफ से वायदा नहीं करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि इलेक्शन कमीशन उनका पूरा कॉग्निजेंस लेगा और उसको पूरी तरीके से देखेगा। लेकिन और ये सब तब हुआ है जब आपकी केंद्र में सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी। इसलिए आज इस तरीके की बात कहना कि वोट चोरी और इस तरीके की बात को आगे बढ़ाना ये उचित नहीं है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए आपकी सीरियसनेस भी कैसी है। आपने धांधली का आरोप लगाया। फरवरी 3, 2025 को आपने क्लेम किया कि लोकसभा में 70 लाख न्यू वोटर्स वर एडेड। 7 फरवरी को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आंकड़े बदल करके उसको 29 लाख कर दिया। आपने 9 जुलाई 2025 को बिहार में 1 करोड़ नए वोटर्स ऐड कर दिए गए, ये आपने कह दिया। कहां से ये आंकड़े लेके आते हैं और कौन से ये आंकड़े होते हैं? मैंने आपके सामने जो आंकड़े रखे वो पूरी जिम्मेवारी के साथ आपको फैक्ट्स के साथ दिए इलेक्शन कमीशन का। आप कौन से आंकड़े लेकर के आते हैं मुझे मालूम नहीं, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए, उसके बारे में देश को जानना चाहिए कि जिम्मेवार विपक्ष के नेता जो कहीं एटम बम फोड़ते हैं, कहीं हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, अब पता नहीं अब कोई न्यूक्लियर बम कब आएगा वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बम जो फोड़ते हैं उसमें जो आंकड़े होते हैं वो एक दूसरे से ही नहीं मेल खाते। इस तरीके की इनकी स्थिति बनती है। अब मैं ये एसआईआर के महत्व की बात कर रहा हूं और डेरेक ओब्रायन जी का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 2002 में एसआईआर was conducted last, and in West Bengal the increase in the number of registered voters is from 4.8 crores to 7.63 crores.